ओके डियर स्टूडेंट, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। ये एग्जाम पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे एटलीस्ट वन क्वेश्चन हमेशा बनता आ रहा है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। उसके अकॉर्डिंग देखते हुए मैं आपके सामने थोड़ा सा इसके बारे में आपके पास इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। एक्चुअल में टेलर और लॉरेंट दो मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या करा, जब आपके पास कोई भी एनालिटिक फंक्शन आपके पास होता है किसी डोमेन में, सपोज ये आपका कोई डोमेन है और आपके पास कोई एफजेड कोई फंक्शन है, और अगर डोमेन के हर एक पॉइंट पे यदि फंक्शन क्या हो मेरा, यदि एनालिटिक हो, तो इस टेलर ने कहा था कि हम इसके हर एक पॉइंट पे इस एफजेड फंक्शन को क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट वेव इनफाइनाइट डेसिमल में क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। वो हम तो आगे जाके पढ़ेंगे। तो लिखा भी है कि एनालिटिक फंक्शन विद इन ए सर्किल कैन बी एक्सपेंडेड बाय टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज का मतलब होता है कि आप एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरे थे हमारे मैथमेटिशियन लॉरेंट। तो इन्होंने क्या कहा कि यदि आपके पास कोई एक डोमेन ये है, एक और डोमेन ये है, तो इन्होंने कहा कि यदि आपके पास फंक्शन इन पॉइंट पे एनालिटिक ना हो, ये रिंग शेप लीजिए, तो उस पे कैसे आप लॉरेंट सीरीज को एक्सपेंड करते हैं, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस डोमेन के अंदर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। तो हर एक पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, इस टेलर सीरीज को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, और लॉरेंट को भी। तो कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी, जब आपका यहाँ पे वर्ड यूज हुआ टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, और मैंने कह दिया सीरीज का मतलब होता है जब आपके पास बहुत सारे टर्म क्या हो, इनफाइनाइट फॉर्म में क्या हो, एडिशन में हो, और नंबर ऑफ टर्म कितने हो, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, चौथा एंड सो ऑन, आगे जैसे यानी इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करा हुआ है, और इससे जो बनता है उसी को सीरीज नाम देते हैं। तो इसकी हेल्प से देखो, जो U1 U2 U3 UN है, उसे समेशन UN नाम दिया गया। जो V1 V2 V3 VN है, उसे समेशन UN दिया गया। तो ये आपका समेशन फॉर्म में लिखा जाता है। और इन दोनों का कन्वर्जेंट होने का मतलब है टू सम U एंड V, देन फर्स्ट इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू U U प्लस आइटन। यानी ये इसका मतलब क्या है, समेशन UN का मतलब है किसी U कैपिटल U पे कन्वर्ज हो रहा, समेशन VN का मतलब है इसकी जो एक कोई वैल्यू आ रही वो V पे। तो ये टोटल जो सीरीज होगा ये कन्वर्ट होगा इस पे, कैपिटल U प्लस आइटन। सेकंड थिंग, इसी को इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है। सेकंड थिंग ये कह रहा है कि यदि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एडिशन के फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, तो एक से कह रहा है कि पहला अगर कन्वर्जेंट होगा, तो जो इसके अंदर, क्योंकि ये सीरीज ऐसा बन रही है UN प्लस आइटा VN, अगर ये सीरीज मेरा क्या है, CGT है, सीरीज CGT है, तो इसका मैं सिंपल सा अंदर वाला पोर्शन उठाऊं और उस पर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी लगाऊं, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 के बराबर आनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी आनी चाहिए, 0। सेकंड थिंग ये अगेन कह रहा है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, सीरीज फर्स्ट इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इफ द सीरीज। अब एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब, जैसे आपको कहा जाए z बराबर 1 प्लस 2 आइटा, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब था मॉड z, और मॉड z का मतलब क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 1 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 5। तो वैसे ही कह रहा है कि अगर मैं इस सीरीज के हर एक टर्म का क्या करूं, मॉड कर दूं, तो इससे जो नई सीरीज बनेगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगा। जहां पे मॉड यूएन भी कन्वर्जेंट, वीएन भी बोथ क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। कि किससे लेस देन होंगे, बोथ लेस देन मॉड यूएन माइनस प्लस आइटा वीएन। अब देखिए, साथ में आपको पता है कि अगर ये सीरीज है, तो अब लेट द सीरीज, अब इन्होंने क्या करा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सीरीज लिया जिसमें इस टाइप से ये टर्म लिखे हैं, A1Z प्लस A2Z प्लस A3। इसका मतलब है A1 जो फंक्शन होगा Z का फंक्शन है, A2 भी Z का फंक्शन है, A3 भी Z का। क्यों, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स में स्टडी कर रहे हैं। तो कन्वर्जेंस टू सम SZ, तो इसका जो होगा कन्वर्जेंट टू सम SZ होगा, और इस पूरे को नाम दिया गया है SNZ। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एन टर्म,
तो Sn Z का मतलब होता है फर्स्ट कितने टर्म n टर्म्स। अब मैं आपको सिंपली दिखाऊं, सपोज दैट मेरे पास Xn बराबर दे रखा है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 एंड तो x1 का मतलब होता है 1 और x2 का मतलब होता है 1 + 1/2 और x3 की बात करूंगा 1 + 1/2 + 1/3। तो ऐसे आप xn निकालोगे तो xn में क्या आएगा 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n। ऐसे ही इसका मतलब क्या है। Sn में कितना टर्म लेंगे हम, Sn लेंगे यहाँ पे प्लस करके a n z तक के टर्म। तो Sn के कन्वर्ज होने से सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंट सीरीज की कि मॉड Sz माइनस Snz लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये कभी-कभी ऐसा भी लिखा जाता है मॉड Snz माइनस Sz लेस देन एप्सिलॉन। ये Sn बाहर भी पीछे भी लिखा जा सकता है, आगे भी लिखा है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है माइनस a का मॉड इक्वल टू होता है a के मॉड के, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। तो ये इन्होंने ऐसे लिख दिया। अब इस पे लगता है एक जो टेस्ट लगता है वेरेस्टार एमन टेस्ट, होल्ड गुड फॉर द सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो। सेकंड, यूनिफॉर्म कन्वर्जन कन्वर्जेंट इंटीजर आर इफ इट कन्वर्जेंट सीरीज एमन। क्योंकि एम टेस्ट का मतलब होता है इस सीरीज पे मैं अगर एम टेस्ट लगाना चाहता हूं तो मेरे पास जो ये कंडीशन है इसमें एम एन की वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए, तभी हमारी जो एस एन की सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो। अब पावर सीरीज कैसे डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस सीरीज इज पावर ऑफ z माइनस जेड नॉट इज कॉल्ड पावर सीरीज जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं। यही हमारा इंपॉर्टेंट काम है। n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n। अब इसको देखो एक्सपेंड करा गया तो देखो ये डैश करके इनफाइनाइट टर्म आ गया, जहां पे a0 a1 a2 ये सारे के सारे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सीरीज है। तो हमारा काम है इसी सीरीज को सम फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। तो ये आपका क्या है सीरीज। अब क्या होता है यहाँ पे देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यदि मैं जेड नॉट की वैल्यू क्या ले लूं, 0, जेड नॉट की वैल्यू कितनी ले लूं, 0, तो इसका मतलब होता है कि सेंटर यानी किसी भी डोमेन का सेंटर क्या होता है, 0 होता है। तो ये लिखा भी है द सेंटर ऑफ सीरीज क्या होगा, 0। जब अगर सिंपल ये लिखूंगा क्योंकि मैंने जेड नॉट के बराबर क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो आपके पास जो ये वाली सीरीज है, ये वाली सीरीज इक्वेशन नंबर 1 दिया है वो कन्वर्ट हो जाएगी इस सीरीज। अब इसके कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये 3 पॉइंट की पॉइंट लिखा है कि कब कोई सीरीज कन्वर्जेंट होता है, कब क्या होता है। तो लिख रहा है द रीजन ऑफ कन्वर्जन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जेड फॉर विच द सीरीज कन्वर्जेंट। यानी कोई भी आपके पास रीजन लिया है तो इसके हर एक पॉइंट पे सीरीज क्या होना पड़ेगा, सीजीटी। सीजीटी का मतलब कन्वर्जेंट। तो इसके लिए देखो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी सीरीज के कन्वर्जेंट होने में in the sense of complex analysis। पहले लिखा है the series converges only at the point z बराबर z नॉट, यानी कोई भी सीरीज क्या सिर्फ एक ही पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो, या दूसरा लिखा है the series convergent for all the point in the whole plane। तो whole plane का मतलब इस प्लेन में कोई भी पॉइंट उठाओ उस पे क्या हो, कन्वर्जेंट हो कि ना हो सीरीज। वो पॉइंट क्या रखना है आपने, इस जेड नॉट की जगह पे, तो एक सीरीज बनती जाएंगी नहीं नहीं। और तीसरा क्या लिखा है, द सीरीज कन्वर्ज एवरीवेयर इनसाइड ए सर्कुलर प्लेन। और ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्किल की। यानी इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई भी सर्किल बना रहा हूं तो इसके अंदर ये वाले पॉइंट इस पे नहीं, बाउंड्री पे नहीं, क्योंकि लेस देन लगा है। तो बाउंड्री के अंदर जो ये वाला पोर्शन पे पॉइंट है, क्या इन सब पे कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो यानी इसके तीन तीन केसेस क्या क्या निकले। पहला केस कि हो सकता है कि इस प्लेन में सिर्फ एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो सकता है दूसरे में सब जगह, कहीं भी सब जगह क्या हो, सीजीटी हो। और लास्ट वाला कि आपके पास किसी प्लेन में कोई अगर स्मॉल सर्किल लिया है तो इस सर्किल का बाउंड्री को छोड़ के इसके अंदर पॉइंट पे क्या हो, सीजीटी हो। तो ये 3 कंडीशन होती है किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट होने का। अब कैसे फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ पावर सीरीज, यानी किसी सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 2 टेस्ट होते हैं। ये पहला वाला टेस्ट आपका कहलाता है कॉची थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची थ्योरम ऑन लिमिट, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, आर।
तो ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, इसे रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं और इसे बोलते हैं कॉची थ्योरम ऑन लिमिट। दोनों के दोनों कॉची आपने पढ़ा है, सीआर इक्वेशन में भी कॉची आया था और यहाँ पे अगेन ये आ गया। इनकी हेल्प से हम कैसे आप डिफाइन करते हैं देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ पावर सीरीज। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो आपके एक पास पावर सीरीज दिया है, देखो इस फॉर्म में दिया है, यहाँ देखो ये, और इसे किसके बराबर लिखते हैं, इसे इसको लिखते हैं एफ जेड के बराबर एक्चुअल में। तो आप देखो एफ जेड बराबर समीशन ये दिया है। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो एन लिखा है और जेड एन लिखा है, तो यानी यहाँ से एन की वैल्यू कितनी निकलेगी ये। फिर आप क्या करो, ए एन प्लस वन, एन की जगह एन प्लस वन निकालोगे, ये रखोगे। इसके बाद इस टेस्ट का यूज करेंगे, कॉची टेस्ट का ऑन लिमिट्स। तो देखो ए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, और ए एन प्लस वन अपॉन ए एन को सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वन अपॉन एन का फैक्टोरियल। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल अपॉन वन। अब इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, वन अपॉन एन इंटू एन, एन प्लस वन, सॉरी एन प्लस वन, और यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा फॉर्मूला लिया गया है। तो n प्लस वन का फैक्टोरियल बराबर होता है n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। तो जब मैं इसकी जगह पे ये लिखूंगा n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वन, ये से ये कट जाएगा। और जैसे मैं इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊंगा, क्योंकि इस पे क्या लगाया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया, अभी तो मैंने an प्लस वन अपॉन एन निकाला था, तो इसकी वैल्यू वन अपॉन एन प्लस वन बचेगा, और ये किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। तो देख सकते हैं यहाँ पे जीरो आया, यानी वन अपॉन आर की वैल्यू जीरो आया। तो जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, वन अपॉन जीरो बराबर आर आएगा, और वन अपॉन जीरो का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ पावर सीरीज क्या होगी, इन्फिनिटी। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा है, तो कंपैरिजन करेंगे हम समीशन ए एन जेड एन से। तो ए एन की वैल्यू ये निकल गई, फिर ए एन प्लस वन निकाला और इस फॉर्मूले में पुट करा, आंसर आया वन बाई टू, क्योंकि यहाँ वन बाई आर था तो इसकी वैल्यू आई वन बाई टू, आर की वैल्यू कितनी आई टू, तो ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट, तो इस पे देखो ये निकला और ये निकला, फिर से आप इस पे देख सकते हो, ये फॉर्मूले की हेल्प से इसकी वैल्यू कितनी निकली, जीरो। तो देख सकते हो वन अपॉन आर, इस पे भी वही फॉर्मूला यूज करा और इसे सिंप्लीफाई करा तो इसका आंसर निकला जीरो, क्योंकि यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर, एन की वैल्यू जो होती है, इस पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊंगा, इसकी वैल्यू होती है ई। तो एक्चुअल में यहाँ पे आया इसकी जगह पे, जब इस पे लिमिट लगा तो वन अपॉन ई इंटू जीरो आया, सॉरी इन्फिनिटी, ई इंटू इन्फिनिटी प्लस वन, इसकी वैल्यू आई वन बाई इन्फिनिटी, और वन बाई इन्फिनिटी का मतलब जीरो, तो आर की वैल्यू इन्फिनिटी। ये सिमिलरली ये क्वेश्चन, तो ये देख सकते हैं आप, ये सारे क्वेश्चन यदि आप करोगे तो आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट सीख जाओगे कि कैसे आप फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का। अब जो मेन है हमारा टेलर थ्योरम, तो टेलर थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अगर मेरे पास इफ ए फंक्शन एफ जेड, मैंने जो पहली कहा, इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट इनसाइड ए सर्किल सी, तो मैं बना देता हूँ कि आपके पास सपोज कोई सर्किल है, इसके अंदर जितने सारे पॉइंट है, इन सब पे यदि फंक्शन मेरा एनालिटिक, और एनालिटिक का मतलब मैंने आपको कहा था कि फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ जेड सीटीएस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट पे भी होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट पे होना चाहिए डोमेन के, इस डोमेन के। तो यही लिख रहा है ये फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट इनसाइड ए सर्किल सी विद इट्स सेंटर एट जेड बराबर ए। तो सेंटर क्या होगा, जो इसको पॉइंट होकर ये क्या दे रहा हो, जेड बराबर ए दे रहा है, ए एंड रेडियस आर। तो यहां से यहाँ की जो लेंथ है वो कितना दे रहा है, वो आर। देन एट ईच पॉइंट जेड नॉट इनसाइड सी, एक जेड नॉट पॉइंट और है यहाँ, एक तो सेंटर, एक जेड नॉट पॉइंट और है इनसाइड सी, तो तब फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। तो ये फॉर्मूला दे रखा है और हमारा काम है इस फॉर्मूले को प्रूव करना। ये पूछा जा सकता है, अगर ये पूछा जाएगा तो आई होप ये 15 मार्क्स में पूछा जा सकता है।
तो देखो बहुत आसान है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो ये बन रहा है एक्चुअल में, उसने क्योंकि ये कहा एक सर्किल मेरा ये है, इसके अंदर मेरा z बराबर z नॉट ए इसका क्या है सेंटर है, एक z पॉइंट इधर है लिखा है उसने। तो देखो, तो इस z पॉइंट के अराउंड एक और सर्किल बना दिया इन्होंने, ये बाहर वाले को c सर्किल दे दिया और ये अंदर वाले को c1 सर्किल। ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन है, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखा है टेकिंग एनी पॉइंट z इनसाइड c। तो ये z है, जो ये पॉइंट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने z लिया है, वो इस c के अंदर तो है ही ना ये। और एक पॉइंट मैंने किस पे लिया, इस जो नया सर्किल मैंने क्रिएट करा उस पे लिया। और सेंटर दोनों के लिए सेम रहेगा, और एक जो एक्चुअल में आपके पास गिवन था फंक्शन में कि सर्किल क्लोज होना चाहिए, वो तो ये है ही है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या माना हमने, लिखा है लेट W बी ए पॉइंट ऑन C1। C1 ऑन C1 का मतलब है कि जो सर्किल है C1 उसके ऊपर लिया गया है। तो इसकी हेल्प से एक W माइनस जेड, क्यों, अब देखो एक W इस पॉइंट पे है और Z अंदर है, तो बड़ा पॉइंट यही तो होगा, इसमें से ये लेस हो गई, ये दूरी यही तो लेस होगा, तो W माइनस जेड। अब दोनों में हमने A को ऐड भी करा, सबट्रैक्ट भी करा, तो ये इस टाइप से बना W माइनस ए माइनस जेड माइनस ए। अब यहाँ से हमने क्या करा, W माइनस ए को कॉमन लिया, तो ये बना मेरा 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन W माइनस ए। उसके बाद हमने क्या करा, 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन W माइनस ए, क्या इनवर्स ऊपर ले लिया। और ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि 1 माइनस एक्स की पावर इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, ये बायनॉमियल एक्सपेंशन है। तो देखो इसको यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस ए आगे रहा, और ये वाला एक्सपेंड हो गया इस form में, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस ए से हर एक के साथ मल्टीप्लाई करा तो आपका ये बन गया इस टाइप से। इसके बाद यहाँ से अगर मैं क्या करूं, यहाँ से एक चीज सीखने को मिला, जो ये क्वांटिटी है मेरा z माइनस ए ये वाला, 1 से छोटा है ये क्वांटिटी, देखो 1 में से लेस हो रहा है, तो ये देखो 1 में से कम हो रहा तो 1 बड़ा हो गया, तो इसको z माइनस ए क्या हो गया, z माइनस ए छोटा हो गया w माइनस ए से, और इसकी हेल्प से ये बना। तो इसके मतलब क्या होगा, सो द सीरीज कन्वर्जेंट यूनिफॉर्म। और इसका मतलब क्या हो गया, जो आपके पास गिवन सीरीज है वो यूनिफॉर्मली क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो जो ये सीरीज होती है एक्चुअल में, ये जो सीरीज होगी ये इंटीग्रेबल होगी। इंटीग्रेबल के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन एक को हमने मल्टीप्लाई करा एफ डब्ल्यू से। किससे मल्टीप्लाई करा, एफ डब्ल्यू से, देख सकते हैं एफ डब्ल्यू एफ डब्ल्यू एफ डब्ल्यू एफ डब्ल्यू एफ डब्ल्यू हर एक को, तो देख सकते हैं एफ डब्ल्यू से। उसके बाद W के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो ये देखो ये इंटीग्रेट करा है W के रिस्पेक्ट में, C1 सर्किल C1 सर्किल C1 सर्किल C1 सर्किल, क्योंकि W क्या था मेरा, C1 सर्किल के ऊपर था, ये देखो इसलिए किसके रिस्पेक्ट में करा, C1 सर्किल। डोमेन आपको पता है ना, हम डोमेन निकालना सीख चुके हैं, तो ये C1 के रिस्पेक्ट में हमने, C1 के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब हमने ये इंटीग्रेशन के बाद ये फॉर्मूला लगाया, तो हम जानते हैं वी नो दैट कॉची थ्योरम से, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अगर याद हो, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यही होता है कि नहीं होता है, अगर आपको याद हो तो, यानी इतने की जगह देखो, इतने की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2 पाई ए, और इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, ये 2 पाई आई इंटू जेड। तो इस फॉर्मूले से ये हर एक जगह देखो, यहाँ 2 पावर है तो यहाँ एक डैश आ जाएगा, अगर मेरा 3 है तो यहाँ डबल डैश आ जाएगा। तो यानी इसकी हेल्प से यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज हुआ, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। इसकी हेल्प से हम क्या करा, कॉसी इंटीग्रल की हेल्प से, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से आपको बताता हूँ कि इस पूरे की जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, इस पूरे की जगह हमने ये जो ये वाला इंटीग्रेशन के अंदर वाला पोर्शन है, उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इन से। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इससे इंटीग्रेशन को क्या करा, हमने हमने आगे क्या करा, रिप्लेस करा, वेट,
just wait. थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आई होप कि आपको यहाँ पे तक कोई डाउट नहीं आया होगा। जो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, सारा फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, उसी का यूज हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये चल रहा था हमारा। तो देखो इतनी की वैल्यू देखो, एफ ए आ गया, ये देखो, इसके बाद एफ डैश ए आ गया, और ये आ गया, ये आ गया। अब देखो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ हर एक जगह क्या आएगा, 2 पाई आइटा आएगा हर एक कंडीशन में। यहाँ पे देखो, क्योंकि इसके साथ भी क्या आएगा, 2 पाई आइटा आएगा, इसके साथ भी 2 पाई आइटा आएगा, इसके साथ भी 2 पाई आइटा आएगा। तो जब मैं सब में से कॉमन लूंगा तो ये इक्वल टू के साथ ही कट जाएगा। तो इसलिए इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिया। तो यहाँ यही आपका क्या है, टेलर एक्सपेंशन है। यही आपका क्या है, टेलर एक्सपेंशन। तो देखो कितना 2 लाइन का प्रूफ है। अगर ये आपको अच्छे से आता है तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। अगर मैं इस जेड की जगह पे क्या पुट कर दूं, a प्लस एच पुट कर दूं, तो यही आपका जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और यदि a बराबर में 0 पुट कर दूं तो ये जो सीरीज बनती है इसे बोलते हैं मैक्लोरियन सीरीज। और ये अगर आपको थोड़ा अच्छे से याद हो तो ये हम फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं, मैक्लोरियन सीरीज और टेलर सीरीज एक्सपेंशन। डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्ट में हम ये चीज क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब देखो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि कह रहा है कि e की पावर z को एक्सपेंड करो a के रिस्पेक्ट में। तो देखो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबसे पहले आप फॉर्मूला याद होना चाहिए जो ऊपर लिखा है। तो ये है, मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, गिवन है एफ जेड बराबर e की पावर z। वो कह रहे हैं कि z बराबर a पे एक्सपेंड करके दिखाओ। तो z बराबर a का मतलब है z माइनस e के फॉर्म में एक्सपेंड करना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा उस टाइम पे ये। अब देखो एफ ए यानी एफ जेड की जगह क्या पुट करो, ए पुट कर दो। तो एफ ए की वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर ए। तो देखना यहाँ पे ई की पावर ए आया है। अगला क्या है, एफ डैश ए। एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे एफ डैश जेड का तो ई की पावर जेड ही आएगा। तो इसकी वैल्यू भी ई की पावर ए आया। आगे ये तो अपनी जगह रहेगा, ये तो अपनी जगह ही रहता फॉर्मूला जिस जिस पॉइंट पे पूछा है, क्योंकि ए पे पूछा है तो ए ही आएगा। और इनकी वैल्यू आपने ये पुट करनी है जब आप डेरिवेटिव एफ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू भी कितनी आती है, ए की पावर जेड ही आता है। फिर जेड बराबर क्या पुट करना है, ए। तो एफ डबल डैश ए की वैल्यू भी क्या आएगा, ए की पावर ए आएगा। तो ये देखो, तो ये सीरीज एक्सपेंशन हो गया, जैसे आपके पास ये दिया है। सिमिलरली ये कह रहे हैं कि इसको एक्सपेंड कर दो अबाउट जेड बराबर 2 पे। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो यही है, अबाउट जेड बराबर 2 का मतलब है ये फॉर्मूला। तो वो कह रहे हैं किस पे, F2 पे, यानी 2 पे करना है। तो पहले क्या करो, ये यहाँ पे z बराबर 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 1/2। तो ये देखो 1/2 आया। इसके बाद एक बार डेरिवेटिव करा, ये निकला, यहाँ पुट करूंगा तो कितना आएगा, एफ डैश 2 बराबर -1/2 स्क्वायर। तो देखो -1/2 स्क्वायर। आगे अगेन थर्ड डेरिवेटिव तो ये आया। ऐसी एफ एन डेरिवेटिव की वैल्यू, इसका जब एफ जेड का 1/z का n टाइम डेरिवेटिव करते तो आंसर आता है ये लिख दिया इन्होंने यहाँ तक। यही आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। इसके बाद इनको थोड़ा एक्सपेंड करा तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो गया। एक अनदर मेथड होता है, आप बायनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये एक अनदर मेथड है, आप चाहो तो इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। मुझे एक्चुअल में दिया था 1/z। अब मुझे z बराबर a पे क्या करना था, एक्सपेंड। और a की वैल्यू कितनी देर की है, 2। हम क्या करते हैं, इस z में 2 को ऐड भी करते हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट। उसके बाद आपको पता है जब ऐसा करते हैं तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में क्या था, अगर आपको याद हो w माइनस जेड को कैसे लिखा था हमने, w माइनस ए कॉमन लेके 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन w माइनस ए, और ये किससे लेस देन 1 था। तो इस कंडीशन को भी हम क्या करेंगे, जेड माइनस, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये किससे लेस देन होना चाहिए, मॉड जेड माइनस 2 अपॉन जेड माइनस 2 मॉड जेड माइनस 2 अपॉन 2 लेस देन 1। यहाँ से
क्या करा, इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, ये -2 कॉमन लिया, तो बड़ा कौन है, सॉरी 2 को लिया क्योंकि z-2 फॉर्म में चाहिए ना, z बराबर 2 का मतलब है z-2 की सीरीज चाहिए मुझे, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो हमारा ये बना। इसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया तो डायरेक्ट उसी फॉर्म में मुझे फॉर्मूला मिल गया, यानी यहाँ पे मुझे f डैश, f डबल डैश, f ट्रिपल डैश निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट मुझे उसी फॉर्म के टर्म मिले जो फॉर्म के टर्म यहाँ मिले थे, ये देखो इसी फॉर्म के टर्म मिले, और सेम वैल्यू यहाँ विद इन एफ डैश ए, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग क्या होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे इसी में अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं तो यहाँ पे आप देखो लिमिट 1/r लिमिट ए एन प्लस 1/a, ये एक्चुअल में नीचे होना चाहिए था, ये n, ये गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे, इसे सही करना। तो ये मेरे पास n टर्म की वैल्यू ये था, ये तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब मैं an की वैल्यू मेरे पास कितना है -1 की पावर n डिवाइडेड टू n+1, और इसके बाद a n+1 निकालना है, दोनों को सॉर्ट आउट करना है, तो आंसर आएगा 1/2, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जन आएगा कितना 2। ऐसे ही अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे, जैसे सिमिलरली cos हाइपरबोलिक x दे रखा है, ये कह रहा है कि पाई आई पे करिए, यानी z बराबर पाई आई, तो z माइनस पाई आई के टर्म सीरीज में दिखने चाहिए। तो ये देखो ये 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 अब आपका काम है एफ पाई की वैल्यू निकालना, एफ डैश पाई की वैल्यू, एफ डबल डैश पाई, तो आपको एफ जेड दे रखा, पहले सबका डेरिवेटिव निकाल के रखो, फिर जेड की वैल्यू पुट करो, तो एफ पाई की वैल्यू ये निकला, एफ डैश पाई की वैल्यू, एफ डबल डैश पाई की वैल्यू, एफ ट्रिपल डैश पाई की वैल्यू ये निकला। तो इस तरीके से आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन के क्वेश्चन को कर सकते हैं, यदि वो कहे कि एक्सपेंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड फंक्शन, ऐसे अगर आप करते हो तो आप इजिली सीख जाओगे। ये लॉग के लिए है, एफ जेड बराबर लॉग जेड, इस पे पूछा है जेड बराबर ही पे, तो आप देख सकते हैं ये आंसर निकल गया इसका भी। तो आई होप कि आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करेंगे, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है। ओके, थैंक यू।